हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के नजदीक चिकबल्लापुर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसकी विशेषता यह है कि यहां जितने भी छात्रों को दाखिला मिलेगा वो मुफ्त में होगा और इस मेडिकल कॉलेज का नाम है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। हमारे साथ सदगुरु श्री मधुसूदन साई मौजूद हैं जो फाउंडर है इसके। ये हमें और बताएंगे कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूट चलेगा, जहां 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक एमबीबीएस की फीस है, वहां ये फ्री में कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही जी कि किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को मेडिकल साइंस यानी एमबीबीएस का कोर्स बिल्कुल मुफ्त में करवाएंगे आप, कैसे? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में मेडिकल एजुकेशन की कितनी आवश्यकता है। आपको पता ही होगा कि नीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें करीब 18 लाख से ज़्यादा बच्चे लिखने जाते हैं उस परीक्षा को, और उसमें से आधे लगभग 8 से 9 लाख बच्चे उत्तीर्ण भी होते हैं, यानी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जितनी सीटें पूरे भारत में भी मिलाएं तो 660 मेडिकल कॉलेजेस में 1,10,000 के करीब सीटें होंगी। तो आप सोच सकते हैं 8 लाख बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं और सिर्फ 1 लाख के आसपास सीटें हैं, उसमें भी आधी सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में हैं जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारे साथ यही हो रहा था कि हमारे कई बच्चे जो मेडिकल एजुकेशन के लिए आगे जा रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे हम मुफ्त में शिक्षा देते हैं, लेकिन उसके पश्चात मेडिकल एजुकेशन के लिए एक समस्या बन जाती है। यदि वो पास हो भी जाते हैं तब भी उनसे फीस भी देने के लिए बहुत उसमें असमर्थ होते हैं। तो ऐसी एक परिस्थिति में हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएं जहाँ पर जो भी उत्तीर्ण होता है, जो भी बच्चा सक्षम है, उसको पढ़ने का मौका दिया जाए और बिना किसी शुल्क के पूरी तरह निःशुल्क इसको चलाया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी छात्र आपके पास आएंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो NEET के जरिए ही आएंगे? जी बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो सभी बच्चों को उसमें पास करके ही आना है। कितने बच्चों को आप लेंगे हर साल? हमें अभी 100 सीट की परमिशन मिली है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने 50 सीटें ही मांगी है। 50 सीटों का प्रावधान अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हमने 50 इसलिए मांगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चे पे हम पूरा अटेंशन जो होता है पूरा उनको सही दिशा दे सके, उनके साथ समय बिता सके। तो इसीलिए हम अभी वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें उसको 50 कर दे। हालांकि हमारे पास 150 सीटों का को भी रखने का जो है वो प्रावधान है, हमारे पास सारी जो व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो 50 बच्चे होंगे जिनको आप फ्री में शिक्षा देना चाहते हैं, ये कैसे मुफ्त में देंगे? आप जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक लेते हैं, और उसके अलावा 5.5 साल के इस कोर्स में बच्चे जब यहाँ पर रहेंगे तो उनके खाने पे, रहने पे, आने जाने पे काफ़ी खर्च होता है, तो फ्री में कैसे होगा ये? हाँ, आपको ये भी शायद जानकारी होगी, हमारे 10 अस्पताल हैं जो भारत भर में चल रहे हैं, वो सब फ्री चल रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? हमारा यूनिवर्सिटी भी फ्री चलता है जहाँ पर साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज़ हैं और भी कई कोर्सेस है, म्यूज़िक है, फाइन आर्ट्स है। तो ये सब हमारे कई फॉलोअर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे देश विदेश से हमें सपोर्ट मिलता है और हम 30 से अधिक देशों में कार्यरत हैं। तो वहाँ पर हमारे 30 से 40 फाउंडेशंस हैं, उनके द्वारा हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। और हाल ही में जब ये सब यहाँ शुरू हुआ तो बहुत सारे जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्यक्रम जो अब चल रहा है उसके द्वारा भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट्स भी आगे आ रहे हैं हमें हमारी मदद करने के लिए। तो इन सभी का जो है एक मिला जुला प्रयत्न है ये। तो अकेले से तो ये हो नहीं सकता, कोई भी संस्था अकेले से चला नहीं सकती, लेकिन सभी के साथ से, सभी के सहयोग से और सभी के प्रयास से इसे चलाने का हमारा प्लान है। और हमें बहुत सहयोग मिला है। जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, अभी करीब 400 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है इन सभी चीज़ों पर, और वो सब कुछ जो है हमें इस तरह के अनुदान से ही, जो एक ही जो जिनके मन में ये भावना है कि ऐसा होना चाहिए और जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी मदद से ही ये हो पाया है और आगे भी उन्हीं की मदद से ये चलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ आएंगे सिर्फ एक जोड़े कपड़े में आए, बाकी सब कुछ आप ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, वो मैं बार बार यही कहता हूँ, आप एक जोड़े कपड़े में यहाँ पर आइए और MBBS डिग्री लेकर जाइए। बस एक ही आपसे अपेक्षा है कि आप में सेवा का भाव होना चाहिए। देखिए, जब पूरा समाज अब जुट गया है आपको MBBS की डिग्री दिलाने के लिए, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि पढ़ाई के बाद आप समाज सेवा में भी अपने जीवन को व्यतीत करें। कुछ साल उनको आपके साथ काम करना पड़ेगा? जी हाँ, तो हमने ये एक कंडीशन रखी है कि आप जितने साल हमारे साथ पढ़ते हैं उतने साल आप सेवा में देंगे।
यानी MBBS 5 साल का होता है, तो 5 साल के MBBS के बाद वो लोग 5 साल जो है हमारी संस्था में या फिर हमारे किसी भी जो साथ में जुड़ी हुई संस्था है जहाँ पर भी फ्री काम चल रहा है वहाँ पर वो अपनी सेवाएं देंगे। ये उसका एक कंडीशन है। लेकिन जब वो सेवा दे रहे हैं उस वक्त उनको सैलरी वगैरह मिलेगी? बिल्कुल, उनको उतनी सैलरी मिलेगी जितना किसी भी जो उस क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर्स को किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मिलती है, उतनी सैलरी उन्हें ज़रूर मिलेगी। हर राज्य में एक प्रावधान है कि जो जिस राज्य में मेडिकल का कोर्स करता है जी। वहाँ 1 साल से 2 साल अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान करना पड़ता है। तो ये जो 5 साल आप मैंडेटरी कर रहे हैं, क्या ये कर्नाटक में 2 साल का वो प्रोविजन है, तो क्या वो उसके साथ उसमें से कम हो जाएगा उसमें, या फिर कंसेशन गवर्नमेंट भी देगी? नहीं, गवर्नमेंट से हमें डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है इस बारे में, क्योंकि हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और हमारा जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी बनी है, जो भी सीट एलोकेशन है वो सब वैसा ही हो रहा है। लेकिन पढ़ाई के बाद की जो सेवा का जो कालखंड है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह हमने निश्चय किया है। तो जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 1 साल 1.5 साल, कुछ राष्ट्रों में कुछ राज्यों में 2 साल 3 साल का भी हो सकता है, वैसे हमने 5 साल बनाया है। तो यदि वो 5 साल हमारे साथ पढ़ते हैं तो 5 साल हमारे साथ काम भी करते हैं, आगे PG पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ पढ़ते हैं 3 साल, तो और 3 साल भी हमारे साथ काम करेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो उनको जितना समय हमारे साथ पढ़ते हैं उतना समय सेवा में भी व्यतीत करना है। तो इसका क्या आपको कोई अनुभव है? कितने देशों में, आपने हमें बताया कि कुछ देशों में भी आप इस तरह की चैरिटेबल संस्थाएं चला रहे हैं, किस तरह की संस्थाएं आप चला रहे हैं और किस तरह का अनुभव रहा है आपको? जी, हम 30 से अधिक देशों में हैं अभी, पर हर देश में संस्थाएं नहीं है, कहीं पर आध्यात्मिक या सामाजिक केंद्र मात्र है। लेकिन कुछ देशों जैसे लाओस, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया में हमारे फ्री एजुकेशन चल रहे हैं, जहाँ पर लगभग कुल मिला के 2000 से ज़्यादा बच्चों को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा मिलती है, भोजन मिलता है, ट्यूशन मिलता है, सब कुछ फ्री है उनके लिए। और बाकी देशों में अस्पताल देखा जाए तो फिजी आइलैंड्स में हमारा एक अस्पताल है, वो बच्चों के हृदय से संबंधित चिकित्सा का अस्पताल है, पूरी तरह निःशुल्क है। नाइजीरिया में हमारे 2 छोटे अस्पताल हैं और श्रीलंका में भी हमारा एक हार्ट हॉस्पिटल है, और अमेरिका में भी क्लार्क्सडेल जो मिसिसिपी डेल्टा एरिया है वहाँ पर भी एक बन रहा है। तो ये सब कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। इसके अलावा हर देश में कोई ना कोई सेवा कार्यक्रम चल ही रहा है, जैसे भूखों को भोजन कराना या फिर गरीबों को या छात्रवृत्ति देना, ये तो हमारा चल ही रहा है पिछले 10 सालों से। तो लाखों लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ जो लोग डोनेशन देंगे उन पर निर्भर करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और CSR की बात आप कर रहे हैं जी, उसके थ्रू आएगा। जी। अगर मान लीजिए कभी कहीं पर कोई रुकावट आ गई, फिर क्या हो? हाँ, जैसे आपने कहा, कोई भी वेंचर आप शुरू करते हैं, कोई भी नया चीज़ आप शुरू करते हैं, तो आपको इस रिस्क के साथ ही शुरू करना पड़ता है कि हो सकता है कभी अच्छे दिन हो, कभी थोड़े बुरे दिन हो। जैसे कोविड का समय आया और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी बुरे दिन थे, क्योंकि लोगों के पास खुद के खाने के जब पैसे नहीं होते तो वो दान क्या करेंगे। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने भी जॉब कट की है या फिर सैलरी काटी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने लोगों को निकाला, हमारी संस्थाओं में उतने ख़राब समय में भी हमें इतना डोनेशन मिला है कि हमने किसी को अपनी संस्था से निकाला नहीं है, किसी की सैलरी काटी नहीं है, किसी की सैलरी बंद नहीं की है, सबको उनके समय बराबर सैलरी मिलती रही। सेवा कोविड के वजह से थोड़ी कम हुई क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे या फिर पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे, उसके अलावा कोई कमी किसी तरह की नहीं हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि कोविड वॉज अ स्ट्रेस टेस्ट for our institutions, and if we could survive the COVID period and that stress test of our institutions, I think we can survive the future also. And अब तो इसकी खबर इतनी फैल गई है, पहले तो हमने किसी से बात ही नहीं की थी, तो पहली बार आपसे बातचीत हो रही है और अभी बहुत लोग आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि बिना इतनी खबर के फैलने के बावजूद भी हम लोग इतना कार्य कर सके 10 साल में, तो आगे 10 साल में आप सब लोगों की मदद से और भी लोगों तक ये बात पहुंचेगी, बहुत सारे लोग आगे आएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री यहाँ तक कैसे पहुंचे? प्रधानमंत्री जी का बहुत पुराना संबंध है, खासतौर से भगवान बाबा के साथ, उनके साथ पुराने संबंध रहे हैं और हमारे ट्रस्टीज़ के साथ भी उनके संबंध रहे हैं। तो हमारे एक ट्रस्टी हैं सुनील गावस्कर जी भी, तो प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट भी बहुत पसंद है। तो ये सब उन्होंने उनसे समय की मांग की और जब बताया कि कारण ये है कि ऐसा एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। और प्रधानमंत्री जी सबका प्रयास कहते हैं कि सभी को मदद करनी है, यदि विकसित देश बनाना है तो इसमें सबका योगदान होना चाहिए। तो हमने उसको अपना मूलभूत मुद्दा बनाया और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने काफ़ी समय दिया, 40-45 मिनट का समय दिया, समझा हमारी संस्था के बारे में। और जब हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और आप ही के द्वारा इसका उद्घाटन होना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत मान लिया। मतलब आप चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी है बाकी भारी देशों के प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा में, लेकिन फिर भी हम मिले थे 6 तारीख को, 6 मार्च को, और उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा आप कब चाहते हैं हम आए? हमने कहा मार्च के अंदर आइए।
तो फिर 25 मार्च का निर्णय हुआ और उसी समय निर्णय हुआ, फिर उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया। तो हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया है, समर्थन दिया है, और इस संस्था के लिए बहुत आवश्यक था। और इसके साथ साथ एक बात और ये है कि यहाँ फ्री में आप इंस्टीट्यूट कैसे चला पा रहे हैं? मैंने देखा कुछ मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे, जी कैसे चला रहे हैं? वो शुरू से ही हम फ्री ही चला रहे हैं। ये भगवान सत्य साई बाबा जी का ये आदेश था, और उनका जो संदेश था दुनिया के लिए वो ये था कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को हम व्यापार न बनाएं। ये भारत देश की परंपरा है कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही ज़रूरतमंदों को मुफ्त में दिलाया गया है, सैकड़ों सदियों से चला आ रहा है ये। लेकिन अभी की बात है कि इसका व्यापारीकरण हो गया और अब बेचना खरीदना शुरू हो गया। तो बाबा ने स्वयं कितने सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो पूरी तरह निःशुल्क चल रहे हैं, और मैं बाबा के इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरी पढ़ाई भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के कॉलेज में हुई है, और मैं ये भी कह दूँ कि मैं बड़े मध्यम वर्ग से आया हूँ, और हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी बड़ी शिक्षा पाना आसान नहीं था, क्योंकि बाबा की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी, इसीलिए मैं भी पढ़ सका। तो ये मेरे अंदर एक प्रेरणा की भावना है और एक कृतज्ञता की भावना है बाबा और उनके संस्थान के प्रति कि मैं भी दुनिया के लिए कुछ कर सकूं। तो उस प्रेरणा से हम आगे का ये कार्य कर रहे हैं। श्री सत्य साई बाबा से आप कैसे जुड़े? श्री सत्य साई बाबा से मैं पहली मुलाकात जो थी एक विद्यार्थी के रूप में हुई, क्योंकि भगवान का बाबा का के संस्थान तो सभी जगह पर हैं, तो हमारा परिवार भी उनसे जुड़ा था। और जब मैं विद्यार्थी के रूप में अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए आया, तब उनसे पहली मुलाकात हुई और मैंने 7 साल उनके साथ बिताए हैं, पढ़ाई पूरी की, और उसके पश्चात फिर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से कार्यक्रम शुरू हुआ। तो सदगुरु श्री मधुसूदन साई जी एक बड़े प्रोजेक्ट, एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 50 या 100 बच्चों को मेडिकल का फ्री एजुकेशन देना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए हिम्मत भी चाहिए और अपने आप पर भरोसा भी। अब देखते हैं कि जब इस बार पहले बैच का दाखिला होता है तो किस तरह से साई साहब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।